नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में जो कहानियाँ थी उसमें हमने जो 3 कहानियाँ सिलेबस में थी वो हमने पढ़ ली थी। कफन, पुरस्कार और यही सच है। कफन मुंशी प्रेमचंद की और पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की और यही सच है मनु भंडारी की। ये 3 कहानियाँ हमने जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में हमारे शामिल है उनको हमने पढ़ लिया था। आज हम जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में हमारी कहानियाँ दे रखी है जिनमें 4 कहानियाँ हैं। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, पूस की रात मुंशी प्रेमचंद की, पटाक्षेप नहीं होगा हेतु भारद्वाज की और उजाले के मुसाई विजयदान देथा की। जिसमें से हम आज पूस की रात जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है उस कहानी को हम आज पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, आप इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना और इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो भी हम आपको बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की कहानी हमारी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के जो सिलेबस में है, पूस की रात मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम पूस की रात कहानी के जो मुख्य बिंदु है, मुख्य तत्व है, उनको पढ़ लेते हैं। तो शुरू करते हैं हम पूस की रात कहानी के मुख्य तथ्य। पूस की जो कहानी है वो सन 1930 में माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई और इस कहानी में किसानों की ऋणग्रस्तता व दुर्दशा एवं आर्थिक तंगी को अभिव्यक्त किया गया है। तो विद्यार्थियों, ये कहानी जो है पूस की रात ये 1930 में माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई और इस कहानी में किसानों की ऋणग्रस्तता, दुर्दशा एवं आर्थिक तंगी को अभिव्यक्त किया गया है। इस कहानी के प्रमुख पात्र है हल्कू, मुन्नी, सहना और जबरा। हल्कू भारत के ऋण में डूबे हुए कृषक वर्ग का प्रतीक है और इसमें हल्कू किसान की आर्थिक दुर्व्यवस्था व दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। इसमें जमींदार वर्ग के द्वारा जो किसानों पर अत्याचार किए जाते हैं उनका चित्रण किया गया है। तो विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं। मूल कहानी जो हमारी है सिलेबस में, पूस की रात मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित। यहाँ पे कहानी में वैसे तो 4 भाग है, लेकिन यहाँ पे विशेष तौर पे 4 भाग नहीं किए गए हैं, लेकिन ये 4 भाग में कहानी है। तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है हल्कू से। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा, माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। यहाँ पे देखो, हल्कू की जो पत्नी है वो मुन्नी है और उससे जो है हल्कू पैसे मांग रहा है क्योंकि सहना नाम का जो व्यक्ति है वो पैसे मांगने आया है। और तब जो है हल्कू की पत्नी है वो कहती है कि 3 रुपए ही है तो ये दे दूंगी तो कंबल कहाँ से आएगा और माघ पूस का जो महीना है वो जो बहुत ठंड पड़ती है वो कैसे कटेगा। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया, कंबल के बिना हार में रात वो किस तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमाएगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। ये सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनू तो, कौन सा उपाय करोगे, कोई खैरात दे देगा, कंबल न जाने कितनी बाकी है, खैरात में दे देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो और उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए मैं रुपए न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। अब जब हल्कू की पत्नी जो मुन्नी है वो कह रही है कि मैं जो है पूरी उम्र ऐसे ही नहीं बिताने वाली, जब हम कमाते हैं खेत में काम करते हैं और पैसे जो भी आते हैं वो इनको दे दो, मैं अपने 3 रुपए नहीं दूंगी ऐसे कहती है। तब हल्कू जो है बड़ा उदास होकर कहता है कि क्या मैं गाली खाऊं तो उसकी। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्या देगा, क्या उसका राज है, मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए, फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से ये खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी, अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, पर धौंस उस पर भी धौंस कि मजूरी भी करते हैं, खेती भी करते हैं और पैसे भी बोले जाते हैं, ऊपर से ये
धौंस दिखाते हैं। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा है। उसने मजदूरी से एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। यहाँ पे कुत्ते का नाम क्या है? जबरा। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा, तो यहाँ क्या लेने आया है? अब यहाँ पे हल्कू जो है जबरा से बातें कर रहा है। मैंने तेरे को कहा था कि तू घर पे पुआल पे लेट जा, लेकिन यहाँ पे तू आया क्यों? क्योंकि जाड़ा यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो क्या जाड़ा खाने आता है यहाँ पे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने तो आ रहा हूँ नहीं, जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। जब जबरा को ये सब कहा हल्कू ने, तो वो भी एक बार जम्हाई लेके चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया कि स्वामी को मेरी कूं कूं से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका, ये खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आ जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। जबरा भी उठा बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बदल जाता है। अब वो अपने जबरे जो कुत्ता है उसको बोल रहा है कि मैं तो चिलम पी रहा हूँ, तो पिएगा? क्योंकि इसमें जाड़ा तो जाता नहीं है, लेकिन मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। अब हल्कू यहाँ पे कह रहा है कि आज तो तू जाड़ा खा ले, कल मैं यहाँ पे पुआल बिछा दूंगा, उसमें चुपके तू बैठ जाना। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो, अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिचास की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी। वह उसे अपनी गोद में चिपकाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला। जबरा शायद ये समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा तो उसे कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। और अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले लगाता अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चमकाकर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही दौड़ता, और कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। मतलब जो हल्कू का जो कुत्ता था जबरा, वो अपना कर्तव्य का पालन कर रहा था। उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी तो वो भौंकने लगा। तो हल्कू ने उसको बार बार जो है पुचकार कर बुलाना भी चाहा, लेकिन एक बार वो आके वापस फिर उसी जगह दौड़ने लगा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा था। उसने झुककर आकाश की तरफ देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े हैं। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा।
यहाँ पे जो सप्तऋषि, जो 7 तारों की जो एक जिसे कहते हैं कि 7 तारे एक साथ दिखते हैं, उनको सप्तऋषि कहते हैं। तो हल्कू इससे ये अंदाजा लगा रहा था कि जब सप्तऋषि आ जाएंगे तब कहीं जाके सवेरा होगा, और वो अभी तक नहीं दिख रहे थे। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है, और कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रह जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए। अब वो कौन से खेत में गया था? अरहर के खेत में, जो पास ही में था। उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रह जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे, ठाठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था। अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था और वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। यहाँ पे भी देखो, जबरा जो है वो अपने मालिक के आगे आगे चल रहा था, ताकि कोई भी कष्ट हो तो अपने मालिक को न हो। इसलिए वो अपने मालिक का ध्यान रखते हुए आगे आगे चल रहा था और अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिचोट रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा, और जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे, और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। उसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा और उसकी लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को चूक चूक कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर हम संभाले हुए हों। अंधकार की उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला दिए और मानो ठंड को ललकार रहा है कि तेरे जी में आए सोकर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबर, अब ठंड नहीं लग रही है? जबर ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले से ये उपाय न सूझा? नहीं, इतनी ठंड क्यों खाते? जबर ने पूछ लाई। अच्छा आओ, इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूंगा। जबर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कर देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वो उछला और उस अलाव के ऊपर से सांप निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आने से जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती उसे आलस्य दबाए देता था। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू का ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है। उसके चबाने की आवाज चलते सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ था इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लिहो। जबरा फिर भूख उठा और जानवर खेत में चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने लगा, बिच्छू के डंक सा, और झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आकर बैठ गया और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नील गायों के खेत का सफाया किए डालती थी
हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। यहाँ पे देखो जबरा उसको आगाह भी कर रहा था कि खेत में नील गाय घुस आई है और उसकी जो है फसल वो चट कर जाएगी, लेकिन जो हल्कू जो है उस अलाव के पास बैठा था, उसमें आलस्य भर गया था, क्योंकि वो उस गर्म अलाव के पास से उठना ही नहीं चाहता था। और एक दो कदम वो चलने लगा कि ठंडी हवा का झोंका आया तो उसे वापस जो है उस अलाव के पास उसको खींच लिया और वो वहाँ गर्म राख के पास बैठ गया। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। अब उसके जो है सूर्य निकल आया था और गर्म धूप भी आने लगी थी। तब मुन्नी जो है घर से वहाँ पे खेत में आई और उसने कहा कि अब तुम सोते ही रहोगे, सारा जो खेत था वो चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तुम खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ कि तुम यहाँ पे जो चारपाई डाल के सोते थे उसका क्या मतलब रहा? तुमने जो है सारा खेत जो है पशुओं को खिला दिया और उसका सर्वनाश कर दिया। हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। अब वो अपनी बीवी से झूठ बोलता है। हल्कू जो है अपनी पत्नी जो है मुन्नी से कह रहा है कि मेरी तो हालत बहुत खराब थी, मेरे पेट में दर्द था और मैं तो मरते मरते बचा था और तुझे जो है खेत की सूझ रही है। दोनों फिर खेत के डांड पर आए, देखा सारा खेत रौंदा हुआ पड़ा है और जबरा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रश्न था, क्योंकि हल्कू जो है रात भर उसने अच्छी चैन की नींद ली थी और जो खेत चौपट हो गया तो उसको कोई भी दुख नहीं था, क्योंकि वैसे भी वो खेती करते थे तो भी उनके जो पैसे थे वो ले जाते थे। तो उसने कहा, अब मजदूरी करेंगे। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रश्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। अब हल्कू जो है प्रश्न था, क्योंकि खेती तो अब थी नहीं, अब गुजारी जो है माल गुजारी मजदूरी करके ही करनी है। तो वो कह रहा है कि अब जो रात में यहाँ पे ठंड में सोना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि खेत की जो है रखवाली नहीं करनी पड़ेगी। तो विद्यार्थियों, ये थी हमारे आज की कहानी, पूस की जो है एक रात, मुंशी प्रेमचंद की कहानी थी जो किसान वर्ग से संबंधित थी। तो विद्यार्थियों, इससे आगे की जो कहानी है उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।